शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड स्टार्ट। हम लोग कल जो बात कर रहे थे मैथ्यू आर्नोल्ड को लेके बात कर रहे थे, उसी के आगे हम बात करेंगे कि जो उनका पोयम है, जो उनका वर्क है, वो कैसे किससे रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि द लास्ट पॉइंट विच आई ड्रॉप्ड दैट वाज कि इन 1843 अर्नोल्ड वन द न्यूडिगेट प्राइज एंड इन 1851 अर्नोल्ड मैरिड फ्रांसिस लूसी। whether I told this point or not कि he my Francis Lucy. Yeah, okay, okay. Now let me use a central heading that is लिटरेरी कार्य। अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया था वो बायोग्राफिकल स्टडी था, बट टुडे आई विल कवर लिटरेरी career of Arnold। एंड यू विल कम टू नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी career, तो उन्होंने जो अपना career शुरू किया हुआ है वह एक प्रोफेसर के रूप में, टीचर के रूप में उन्होंने शुरू किया हुआ है। टीचर के रूप में अगर देखा जाए, स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में एक उन्होंने शुरू किया हुआ है। और बाद में उनकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आता है। ही स्टार्टेड हिज करियर एज स्कूल इंस्पेक्टर। ही स्टार्टेड हिज करियर एज स्कूल इंस्पेक्टर। स्कूल इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे ABSA ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो उस तरह से जो है स्कूल इंस्पेक्टर का कॉन्सेप्ट था। उनके फादर भी थे, जो रग्बी चैपल जो स्कूल था वहाँ के हेड थे। तो ये चीज उनको वहां से मिली हुई थी। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन 1851, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन 1851, not 1851 but in 1857, 1857, that is a 57, in 1857 Arnold, Arnold, Arnold became a professor of English, became a professor of English, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट ऑक्सफोर्ड फॉर 10 years। वो 10 सालों तक जो है ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे। और यह एक ऐसा पॉइंट है जो काफी स्ट्रांग है उनके करियर को लेकर के, अगर आप बात करते हैं तो इन 1857, जो एक इम्पोर्टेंट डेट रही, 1857 ईस्वी में अर्नोल्ड बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनते? इंग्लिश के प्रोफेसर बनते। कहाँ पर? एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड ही वॉज अ प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फॉर 10 ईयर। 10 साल तक वो वहां पे थे। और वो पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने लैटिन की जगह इंग्लिश को एड्रेस किया। इंग्लिश को एड्रेस किया। उस समय उतना ज्यादा लैटिन के आगे उतनी ज्यादा बातें नहीं हो पाती थी इंग्लिश की, लेकिन द फर्स्ट प्रोफेसर टू एड्रेस इंग्लिश इंस्टेड लैटिन। So you have to note down this point. It's the next point. He was the first professor. He was the first professor to address English, instead Latin, instead Latin. And remember that कि इसके अलावा you will come to know
वो जो है 1883 में यूनाइटेड स्टेट्स के टूर पर गए थे और उनके साथ उनकी डॉटर भी थी। इन 1883 इन 1883 he went on a tour he went on a tour he went on a tour of America with his daughter Lucy with his daughter Lucy। सो यू विल कम टू नो कि एक और पॉइंट रहा है जो उनकी अपनी लाइफ में आया हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्थर ह्यूज क्लफ उनके बोसम फ्रेंड में से थे, जो 1819 में पैदा हुए और 1861 में उनकी डेथ हुई थी। वो पोएट के भी रूप में शुमार किए जाते हैं। तो आर्थर ह्यूज क्लफ के ऊपर उन्होंने एक एलजी भी लिखा हुआ है। वन पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आर्थर ह्यूज क्लफ was his was his bosom friend। सो यू कैन नोट डाउन हियर सेकंड जो स्लाइड है या जो पॉइंट है, इस पर क्या चीजें कि ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर टू एड्रेस इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन। एक उन्होंने जो ट्रेडिशन था उसको उन्होंने थोड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश किया। दूसरा 1883 में वो कहाँ पर जाते हैं, अमेरिका के टूर पर जाते हैं, किसके साथ, अपनी बेटी लूसी के साथ जाते हैं। और उनके जो दोस्त थे उनका क्या नाम था, आर्थर ह्यूज क्लफ था। तो आर्थर ह्यूज क्लफ वाज हिज बोसम फ्रेंड। ये चीज आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट कि आर्थर ह्यूज क्लफ वाज हिज बोसम फ्रेंड। और आर्थर ह्यूज क्लफ पर उन्होंने एक एलिजी भी लिखा हुआ, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि उन्होंने जो है क्या किया कि उन्होंने अपनी वर्क में मोरालिटी पर, जैसा मैंने पहले बात किया था, मोरालिटी वगैरह को लेके उन्होंने काफी ज्यादा बातें की है। लेकिन उन्होंने अपनी पोयम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बताया भी है कि मेरी पोयम में क्या क्या है और मैं अपनी पोयम में क्या कंपोज कर रहा हूँ, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर दे रहा हूँ। इस चीज को उन्होंने लिखा हुआ था। तो एक तो उन्होंने एक लेटर में लिखा था, जहाँ पे मैं उसका कोटेशन मतलब देना चाहूंगा। एक उन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर में, इन अ लेटर इन अ लेटर Arnold said, in a letter, Arnold said, Arnold said, he represents he represents the movement of the mind. He represents the movement of the mind of the last quarter of the century. Of the last quarter of the century. This is the point। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इन लेटर, अपने लेटर में उन्होंने कहा कि ही रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द माइंड, की व्हाट डज ही थिंक, especially the last quarter of the century in which he is living, what does he feel and how he is taking that age, उस एज को कैसे ले रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने इस पे बात की कि द लास्ट क्वार्टर ऑफ द
सेंचुरी, इसको लेके बातें हो रही है। दूसरा चीज उन्होंने एक और जगह पे ये कहा था, और ये बातें उन्होंने अपनी माँ को लेटर में लिखा हुआ था उस लेटर में, लेकिन अपने एक प्रीफेस में उन्होंने कहा था, इन हिज प्रीफेस ऑफ 1853, इन हिज प्रीफेस ऑफ 1853, उस प्रीफेस में उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने क्या कहा था, जस्ट आई वांट टू टेल यू, ही सेड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द इटर्नल सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री, व्हाट आर द इटर्नल सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री among all notions, among all notions and at all times, and at all times they are actions, human actions, they are actions, human actions, they are actions, human actions, possessing and possessing an inherent interest in themselves, inherent interest in themselves. You will come to know कि this is a very strong point जहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि they are actions, human actions possessing an inherent interest in themselves. So what I want to tell you, मैं just यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो उन्होंने लेटर, जी, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, इन अ लेटर अर्नॉल्ड सेड, कह रहे एक लेटर में अर्नॉल्ड ने कहा, ही रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ द माइंड, ये जो ऊपर का बात कही गई इन अ लेटर, ये अपनी माँ को उन्होंने लेटर लिखा था। एंड जब उन्होंने इसको लिखा तब उन्होंने कहा था कि ही रिप्रेजेंट्स, अपने जो है पोयम में वो ज्यादातर जो उनके दिमाग में जो ख्याल है, जो विचार है, कि जो क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी जो रही है, 19th सेंचुरी जो एक तरह से बीत रही है, उसमें क्या चला, हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, तो उन्होंने उसके बारे में बात किया है। मूवमेंट ऑफ द माइंड जो एक स्ट्रांग पॉइंट है, कि movement of the mind of the last quarter of the century. How does he find that century? What ups and downs come, and how the people of that century are living? What the manner, attitude they have? What is the place of religion in society? And how much religion or other things are valuable? Humanism, love, affection, charity, goodness, virtue, ये कहाँ तक है, इस चीज को लेकर के उन्होंने बात किया। ये चीज तो उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर लिखा था, उसमें ये बातें कि मेरी पोइट्री में आप ये देख सकती हैं। इन हिज प्रीफेस ऑफ 1853, उन्होंने एक प्रीफेस जो लिखा था, प्रीफेस ऑफ 1853 में ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, व्हाट आर द इटर्नल सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री एमंग ऑल नोशंस एंड ऑल टाइम्स, करें कि पोइट्री का आखिर इटर्नल सब्जेक्ट क्या रहा, एमंग ऑल नोशंस एंड ऑल टाइम, हर समय के जो विचार रहे हैं या हर समय में पोइट्री को कैसे देखा गया। दे आर एक्शन, वो जवाब देते हैं, दे आर एक्शन, ह्यूमन एक्शन, मानव से संबंधित एक्शन या मानव से संबंधित क्रियाकलाप, प्रेसिंग, सॉरी, पॉजेसिंग एन इनहेरेंट इंटरेस्ट,
जिसमें कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट नजर आता है जो मानव कल्याण से संबंधित हो, इन देमसेल्व्स। इसी चीज को लेकर के पोइट्री में बात की गई है, और यही चीज आप मेरे अपनी पोइट्री में पाएंगी। सो रिमेम्बर दैट कि 1853 में जो उन्होंने लिखा पोइट्री को लेकर के, प्रीफेस ऑफ 1853, इन दैट ऐसे ही टेल्स व्हाट ही हैज गिवन स्टेटमेंट, और कहते हैं कि इन माई पोइट्री यू फाइंड एक्शंस एक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन एक्शंस, और जिसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजेसिंग एंड इंटरेस्ट in themselves, possessing an interest in themselves. This is the point उन्होंने इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इज व्हाट कि उन्होंने ये कहा कि रिलीजन को लेकर के उन्होंने कहा, डिफाइन किया कि मोरालिटी टच्ड विद इमोशन। ही ही डिफाइंड रिलीजन, he defined religion as morality touched with emotion, morality touched with emotion। He defined religion as morality touched with emotion। इसके अलावा उनके और भी वर्क्स रहे हैं। हिज वर्क्स को यू विल कम टू नो, काफी फेमस उनके वर्क्स रहे हैं। हिज वर्क, जिसमें उनका एक वर्क है कलेक्शन द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम, द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम, एंड अदर पोएम। एंड सेकेंड, इम्पीडोक्लेस ऑन इटना, ई एम एम एम्पीडोक EMPEDOCLES on Etna and other poems। It came in 1852। ये सब कलेक्शन है उनका। नेक्स्ट है हिज न्यू पोएम, पोएटिक वॉल्यूम है हिज न्यू पोएम, हिज न्यू पोएम्स 1867। इसके अलावा कुछ उनके, ये तो उनका पोइटिक वर्क था जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैं फिर से बता दूं, एक तो उन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया कि रिलीजन का जो मतलब है मोरालिटी टच्ड विद इमोशन। रिलीजन में मोरालिटी होना चाहिए, और उस मोरालिटी के साथ साथ इमोशन होना चाहिए, यही रिलीजन है। फिर उनके वर्क्स को लेकर के बात हो रही है। एक वर्क्स उनका क्या है, द स्ट्रेट रेवलर करके है, यू विल कम टू नो। ये उनका वर्क है द स्ट्रेट रेवलर, और ये एक उनका पोएटिक कलेक्शन है एंड अदर पोएम्स। इट केम इन 1849, द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, इट केम इन 1849। इम्पीडोक्लेस ऑन इटना, ये उनका दूसरा पोएटिक कलेक्शन रहा है। इट केम इन 1852। हिज न्यू पोएम्स 1867 में आया हुआ है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो आपको उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये तो उनके वर्क्स में हो गया। नाउ अब मैं सेंट्रल हेडिंग डाल दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पोएम। दिस इम्पोर्टेंट पोएम्स में आपको उसका कुछ पोएम्स का डिटेल्ड स्टडी पे भी जाना पड़ेगा, जिसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यू हैव टू गो इन अ डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा। एक पोएम उनका है द फारसेकन मरमन, द फारसेकन मरमन, MERMAN।
एंड द सेकेंड पोएम इज, इफ आई राइट इट हियर, नॉट हियर, शेक्सपियर, एक सानेट है ये पढ़ना पड़ेगा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर सॉनेट किसने लिखा। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैल्ड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। शेक्सपियर या सॉनेट है, पेट्रार्चल सॉनेट उसका मॉडल जो है दैट इज। तो दूसरा वाला पूछा जा चुका है, पहला है द फॉर्सैकन बर्मन, दूसरा है शेक्सपियर। एंड द थर्ड इज मेमोरियल वर्सेस, ये भी पूछा जा चुका है। मेमोरियल वर्सेस 1850 ईस्वी में लिखी गई है, जब वर्dsworth की डेथ हो जाती है तो उस पर लिखा जाता है। और यू विल कम टू नो कि जो मेमोरियल वर्सेस है ये एक ऐसी पोयम है जिसमें उन्होंने तीन पोएट को कंपेयर किया हुआ है। तीन पोएट में एक गेटे है, एक बायरन है, और एक आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है। और उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत सम्मान दिया हुआ है। तो यू विल कम टू नो कि एक उनका इंपॉर्टेंट पोएम मेमोरियल वर्सेस है, यह एक एलिजी है। नेक्स्ट पोएम डॉवर बीच। नेक्स्ट क्वाइट वर्क, क्वाइट वर्क। नेक्स्ट ऑस्टेरिटी ऑफ पोइट्री, ऑस्टेरिटी ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट आइसोलेशन टू मार्गरीट, टू मार्गरीट, आइसोलेशन टू मार्गरीट। नेक्स्ट मॉर्टेलिटी। अच्छा, मैं थोड़ा सा हो सकता है जल्दी कर दे रहा हूँ। ओके, मैं अभी बैक आऊँ, मैं बैक आऊंगा, अभी एक एक को लेऊंगा। मॉर्टेलिटी, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस। द स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट थायरिसिस। नेक्स्ट रगबाई चैपल। नेक्स्ट द लास्ट वर्ड। नेक्स्ट इमोर्टैलिटी। नेक्स्ट बाल्डर डेड। या नेक्स्ट रेजिग्नेशन टू फाउस्टा। RESIG है, रेजिग्नेशन टू फाउस्टा, रेजिग्नेशन टू फाउस्टा। नेक्स्ट ट्रिस्ट्रम एंड इजियल्ट। एंड IS इजियल्ट। यू विल कम टू नो कि यहाँ से जो है चीजें रही है, जिन पोएम्स को
जिन पोएम्स को मैं हाईलाइट करूंगा उन पोएम्स को आपको जो है वो करना है, काफी ज्यादा ध्यान देना है। और जिसमें द फॉरसेकन मरमन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। द फॉरसेकन मरमन ये आपको पढ़ना है। शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें हैं। अ, रेशमा चाय नहीं बनी, चाय भी बना। मेमोरियल वर्सेस डाव बीच, जिसपे मैं मतलब कर, यू हैव टू गो विद दीज पोएम्स। ये आपको डिटेल्ड स्टडी में जाना है, ऐसा नहीं कि यू हैव टू लीव इट या स्किप इट। दीज पोएम्स यू हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड स्टडी। एंड अदर पोएम्स यू हैव ओनली टू नो द नेम कि दिस पोएम्स आर रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। क्वाइट वर्क पे मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ, वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं। ऑस्टेरिटी ऑफ पोइट्री पर मैं कोई निशान नहीं लगा रहा हूँ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट isolation to Marguerite, that's not much important. The scholar Gypsy, Thyrsis, रग बाई चैपल, 10, 11, 12। इसी में मुझे लगता है प्रशांत जी का कहना था कोई छूटा हुआ था या मैं जल्दी कर गया था, तो यू कैन नोट डाउन। मॉर्टेलिटी यू हैव टू ओनली रिमेम्बर कि इट हैज बीन रिटन बाय दिस मैन। सेल्फ डिपेंडेंस यू हैव टू रिमेम्बर। बट दिस पोएम द स्कॉलर जिप्सी, थायरिसिस, रग बाई चैपल, वी हैव टू गो इन अ डिटेल्ड वे। द लास्ट वर्ड उनका है, बस ये ध्यान में आपको रखना है। इमॉर्टैलिटी, बाल्डर डेड, रेजिग्नेशन टू फाउस्टा, ट्रिस्ट्रम एंड आइजियोल। ट्रिस्ट्रम एंड आइजियोल पर बहुत ऐसा कुछ नहीं है, जितनी पोयम पे उधर निशान लगाया गया उतनी पोयम आपको जाना है। सो यू विल फाइंड दीज थिंग्स कि ये उनका वर्क रहा है जो हमें कवर करना है, जो हम डिटेल वे में उस पर हम लोग बात करेंगे। बट देर आर सम अदर थिंग जो हमें बात करनी है। एक तो कुछ कॉमन पॉइंट्स पे, जैसे एक, अब उनका एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, मीरॉफ। एक क्वेश्चन लास्ट बार पूछा गया था, मीरॉफ, MEROPE। मीरॉफ, ट्रेजिडी ऑफ अर्नॉल्ड। ये एक उनका ड्रामा रहा है, उनकी ट्रेजिडी रही अर्नॉल्ड का, मीरॉफ। नेक्स्ट, सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम के बारे में पहला लॉन्ग नैरेटिव पोयम, लॉन्ग नैरेटिव पोयम बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन पर्सियन एपिक शाहनामा। पर्सियन एपिक शाहनामा, written by फिरदौसी, translated by एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, FITZERALD। दिस शुड बी द स्पेलिंग। ये एल यहाँ पे आ गया ऐसे ही। द करेक्ट स्पेलिंग is एडवर्ड फिट्जजेराल्ड।
इस एपिक में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन कहा हुआ है जो बहुत नोट करने के लायक है। दैट लाइन इज, ट्रूथ सिट्स ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। पहली बात तो पर्सोनिफिकेशन है, फिगर ऑफ स्पीच में आपको पहले से ही पता चल रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ से फिर से कर रहा हूँ। मीराप क्या है? मीराप उनका ट्रेजिडी है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि मीराप उनका ट्रेजिडी, दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम। मीराब जो है उनका ट्रेजिडी है, एक कई बार पूछा जा चुका है। सोहराब एंड रुस्तम जो है क्या है, यह उनका लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जो एपिकल मैनर में है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वह पर्सियन एपिक पर आधारित है। एक पर्सियन एपिक था, उस पर्सियन एपिक का नाम है शाहनामा, रिटेन बाई फिरदौसी, जो किसके द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी के द्वारा, ट्रांसलेटेड बाई एडवर्ड फिट्जजीराल्ड। ये तीनों क्वेश्चन यूजीसी नेट पे आ चुके हैं कि सोहराब एंड रुस्तम किसका वर्क है। सोहराब एंड रुस्तम इज द वर्क ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड। लेकिन यह वर्क जो है किस पर बेस्ड ऑन है? फिरदौसी, जो पर्सियन जो है, सॉरी, शाहनामा पर है। और फिर जो शाहनामा है उसको किसने लिखा था? पर्सियन पोएट फिरदौसी ने लिखा था। शाहनामा का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया। बाद में उसी को कहानी बना करके, या उसी कहानी को इमिटेट करके उन्होंने क्या किया हुआ, इसको लिखा हुआ है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोला हुआ है कि ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ऑफ डाइंग मैन है, नॉट अ डाइंग है बट डाइंग मैन। और इसके अलावा इसमें आप ये देखेंगे कि जो रुस्तम, इसमें वह है रुस्तम कैरेक्टर जो है, वह पर्सियन कैरेक्टर एडिलेस है। नोट करके आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नोट करके, रुस्तम इज ऑफ पर्सियन कैरेक्टर एडिलेस। रुस्तम जो है वह एक पर्सियन कैरेक्टर है। और उस वो जो पर्सियन कैरेक्टर है, उसको उसका रियल नेम क्या है? पर्सियन कैरेक्टर एडिलेस, ADIEES, एडिलेस। और उसका फेवरेट हार्स है रुक्स। हिज फेवरेट हार्स, FAVOURIT, हिज फेवरेट हॉर्स इज रुक्स, RUKSH। सो यू विल गेट, ये चीज रहा है जिसपे बात की गई है। और इसमें जो है होमर का जो एपिकल मैनर है उसी को फॉलो किया गया है। इसमें जो फॉलो किया गया है, होमर्स एपिकल स्टाइल इज फॉलोड। सो इन दिस स्लाइड आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग। मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, हो सकता है, अच्छा मैंने कर लिया था। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। रुस्तम जो है एक पर्सियन कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है? एडिलेस है। और उसका फेवरेट हार्स है रुक्स, ये चीज भी आ चुका है। होमर्स एपिकल स्टाइल इज फॉलोड, यहाँ पर होमर्स की एपिकल स्टाइल को फॉलो किया गया है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो रिलेटेड रहा है, किससे रिलेटेड रहा है? सोहराब और रुस्तम नाम की पोयम से। यू फाइंड इट हियर एन एपिसोड इज अ, या जो हमने आपको बात किया। और ये पहली बार जो पब्लिश हुआ 1853 में, शायद मैं डेट भूल गया था बताना। इट पब्लिश्ड इन 1853।
अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक उनका लेक्चर था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। जस्ट आई वांट टू क्लियर स्लाइड। एक उनका लेक्चर है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। बात हो जाए क्या? चाय पड़ गई? अब नहीं दूसरा? फिर जाओ नीचे ले आओ भाग के। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। Next point which you have to remember, that is what? On translating Homer। 1861 में lecture a lecture delivered by Arnold at Oxford University। एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये एक पॉइंट रहा है। दूसरा चीज की एक और उनका वर्क है, अ समर नाइट। अ समर नाइट, ये जो वर्क अ समर नाइट है, ये फ्री। अ समर नाइट जो है, इट्स व्हाट की इट इज रिटेन इन फ्री वर्ड्स। समर नाइट इट इज रिटेन इन फ्री वर्ड्स, in which earthly life of city is artificial, which Arnold calls burning pains, which Arnold calls burning pain, and a brazen prison। नेक्स्ट वर्क है एन ऑक्सफोर्ड एलिजी। एन ऑक्सफोर्ड एलिजी जो है, ये एक मॉडर्न वर्क है जिस जो राल्फ वाउगन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन राल्फ वाउगन ने इसमें मैथ्यू अर्नाल्ड के स्कॉलर जिप्सी और थारिसिस को फॉलो किया। एन ऑक्सफोर्ड एन ऑक्सफोर्ड एलिजी रिटन बाई, बोर्ड पे कुछ शो नहीं हो रहा है।
नहीं, एंड ऑक्सफोर्ड एलजी इज इट शोइंग और नॉट? नाउ रिटन बाई एंड ऑक्सफोर्ड। इफ इज शोइंग लेट, हो सकता है प्रशांत आपके एरिया में कुछ नेटवर्किंग इशू हो। सबको हो रहा है? ओके ओके। तो, तो हो सकता है मेरी एरिया में नेटवर्किंग इशू, बस 2 लाइन और लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं। 2 लाइन, आई विल टेक ओनली 2 मिनट। एंड ऑक्सफोर्ड एलजी रिटन बाई राल्फ वाउगन। राल्फ वाउगन। He includes the works of Arnold, the scholar Gypsy, and Thyrsis। जिन्होंने जो इंक्लूड किया है, इनके 2 वर्क को इंक्लूड किया है। और ए एन ऑक्सफोर्ड एलजी रिटन बाय राल्फ वाउगन, ये चीज रहा। अब सब शो हो रहा प्रशांत जी? हैव यू नोटेड डाउन? अच्छा, उधर की स्लाइड ये भी नोट हो चुका था, ऐसा तो नहीं स्लाइड को मैंने व्यू कर दिया, ये वाली स्लाइड हो चुकी है। दिस स्लाइड लास्ट, द स्कॉलर जिप्सी एंड थायरिस। A summer night, it is written in free words, in which earthly life of city को किससे तुलना किया गया है? आर्टिफिशियल, विच अर्नोल्ड कॉल्स बर्निंग। हाँ, ट्रांसलेटिंग होमर 1861 एक उनका लेक्चर था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर किया गया था। दीज आर द थिंग्स, बट नाउ आई हैव कंप्लीटेड। अब जो पोएम डिटेल स्टडी करना उस पर हम लोग बात करेंगे, कल करेंगे। आज मैं थोड़ा सा इधर शाम को कुछ क्लासेस डिस्टर्ब रहेगी, एक आध 2 दिन। मैं आपको मैसेज डालूंगा, जो कंडीशन होगी मैं मैसेज डालूंगा। ओके ओके ओके, आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन। और मैं जो है अब इसके बाद जो पोयम को मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसका डिटेल स्टडी कराऊंगा। ये एट अ क्लास में चीजें हो गई, वी हैव टू टेक अर्नॉल्ड एज अ क्रिटिक और उस पोयम को डिटेल। ठीक है, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टू। क्या? या आर यू सेइंग समथिंग मैडम? ओके।